हेलो दोस्तों, मैं हूं के और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रगति एकेडमी विद के। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में आज आपको व्यंजन के बारे में सिखाया जाएगा। व्यंजन के काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप इस वीडियो में अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए अच्छा, तो व्यंजन सीखते हैं हम लोग। व्यंजन में परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यही तो होता है क्या, है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्वर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन कई प्रकार के व्यंजन होते हैं। अब देखना, अब ये मत समझना व्यंजन कई प्रकार यानी खाने वाले वो वाले व्यंजन नहीं, ये वाले व्यंजन। तो उसमें पहला वाला है स्पर्श व्यंजन। मैं बता दूं, इनकी कुल संख्या 33 या फिर 35 होती है। ठीक है, और 4 और अलग से होते हैं, तो कुल मिलाकर 39 हो जाती है। ये मैंने आपको शुरुआत में लिखाया होगा, पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा। तो व्यंजनों में अगर पूछा जाता कुल संख्या कितनी है, 33 या फिर 35 लगाइएगा, 39 मत लगाइएगा। वो मैं आप इसका वर्गीकरण करके दिखा दूंगा व्यंजन में क्या क्या रखा गया है। स्पर्श व्यंजन ये 25 हैं। दूसरे नंबर पर आता है अंत्यस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। थर्ड नंबर पे आता है ऊष्म संघर्षी। इनकी संख्या 4 है। कितने हो गए? 25, 4, 29, 4, 33 हो गए। उसके बाद आते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन इनकी संख्या कितनी है? 2 है। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर कह सकते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस व्यंजन में, यानी क्या क्या पढ़ना है। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंत्यस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म संघर्षी 4 हैं, द्विगुण व्यंजन 2 हैं और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। तो कुल मिलाकर कितने हुए जाकर? 35। लेकिन ये जो 2 हटा दिए जाए तो ये 2 हटा दिए जाए और ये हटा दिए जाए तो कुल मिलाकर व्यंजनों की संख्या 33 हो पाती है ना। 39 ये हो गए और 13 उधर हो गए जाकर, तो कुल मिलाकर 52 हुए जाकर। तो हम लोगों को इनको क्रम से ही सीखना है। तो व्यंजन हमारे 33 या 35 ही है, याद रखना। चलिए अब आते हैं इनमें क्या क्या सीखना हम लोगों को। तो टॉपिक बाई हम लोगों को सीखना है इसमें। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्पर्श व्यंजन, है ना। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनका वर्गीकरण याद करना होगा, क्योंकि स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आता है। इसका क्वेश्चन 100% परीक्षा में आएगा, आपको याद होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं फटाफट। यानी अगर देखे जाएँ तो ये पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन के। तो ये पहला का वर्ग है, दूसरा चा वर्ग है, तीसरा टा वर्ग है ना, चौथा ता वर्ग है और पाँचवा पा वर्ग है। ये वर्ग याद होने चाहिए आपको, क्योंकि वर्ग याद करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ये का वर्ग जो है वो कंठ से बोले जाने वाला वर्ण है। दूसरा जो है आपको क्रम याद होना चाहिए, अंदर से बाहर कंठ, ठीक है, तालु, और बीच में आता है तो मूर्धा। देखो ध्यान से देना, ऊपर से 2 नीचे 2, तो बीच में आएगा तो मूर्धा याद रख लो आप लोग, ऐसे याद हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आएगा जाकर दंत, दांत से बोले जाने वाले वर्ण। चौथा आएगा ओष्ठ, पाँचवा। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। तो का वर्ग है, ऐसे चा वर्ग है ना, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? का वर्ग में आते हैं। तालु से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन में, तालु से बोलने वाले वर्ण कौन से हैं? चा वर्ग में आते हैं। फिर मूर्धा, मूर्धा का मतलब होता है जीभ जो है दांतों से हल्का पीछे, यानी मसूड़ पलकती है, ठीक है, तो वो मूर्धा कहलाती है। दंत माने जीभ दांत में ही लगेगी, और ओष्ठ माने जीवों, ओठों का प्रयोग होगा। बिना ओठ के हम इन वर्णों को बोल नहीं पाएंगे। अब बोल के देख लो, पा, फा, बा, भा, मा, ओठों का ही प्रयोग हो रहा है ना। तो ये हुए। अब इसको यहाँ से बांट लेते हैं। अब देखना, ये पहला और दूसरा अगर देखा जाए तो ये अघोष होता है, अघोष, अघोष, और बाकी ये तीनों जो हैं वो सघोष होते हैं, ठीक है। यानी पहले दूसरे वर्ण बोलने में अघोष का मतलब होता है जिन वर्णों को बोलने में
आवाज़ थोड़ी भारीपन कम रहता है, बेस कम होता है, तो वो अघोष कहलाते हैं। और जिन वर्णों को बोलने में थोड़ा भारीपन आ जाता है वो सघोष कहलाते हैं। जैसे का खा गा घा यहाँ, है ना, चा छा जा झा वहाँ, ये थोड़ा तो हल्की माइनर सा अंतर है और भारीपन आ जाता है इनमें। ठीक है, तो ये अघोष हैं, बाकी सघोष हैं, ऐसे याद कर लो आप। ठीक, उसके बाद ये पहला वाला अल्प प्राण है। अब प्राण के हिसाब से अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। तो पहला वाला अल्प प्राण, दूसरा वाला महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, है ना। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, आपने ऐसे पढ़ा होगा। इतना कैसे याद करें? अगर आपको क्रम याद है तो जल्दी से याद कर लेंगे आप लोग, या फिर ऐसे याद कर लीजिए शॉर्ट ट्रिक में कि जिन वर्णों को स्पेलिंग तो हम लोग लिख ही लेते हैं, जैसे का को हम के ही लिखेंगे, खा को हम के एच लिखेंगे, देखा होगा, ध्यान से आपने होगा। गा को तो हम जी लिखेंगे, लेकिन घा को जी एच लिखेंगे, है ना। यानी स्पर्श व्यंजन में जिन वर्णों में एच लगेगा वो हमारे महाप्राण, और जिनमें एच नहीं लगेगा वो हमारे अल्प प्राण। केवल एक अपवाद है, ये चा जो है इसमें सी एच लगता है ना। बाकी सब याद कर लो। इनमें सब में देखो का टा टी लगेगा, ता ती लगे, ता रहेगा, पा रहे पी रह जाएगा, लेकिन इनमें सब में एच लगेगा, इनमें नहीं लगेगा, इनमें एच लगेगा, है। इससे अच्छे से याद कर लीजिए भाई, या तो ऐसे याद कर लो, आप क्रम से हिसाब से याद कर सकते हो। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पंचमा अक्षर जो है, इसे पंचमा अक्षर कहते हैं, पंचमा अक्षर। ठीक है, इसे अनुनासी भी कहते हैं, अनुनासी, अनुनासी या नासिक व्यंजन, यानी नाक से बोले जाने वाले वर्ण, हिमेश रेशमिया वाले वर्ण, है ना। तो ये नाक से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ठीक है, आपको क्रम याद रहेंगे अच्छे से कि कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। आप बोल के देख लो ना, अंदर से बाहर की ओर, पहले कंठ, फिर तालु पे आएगी, फिर दांतों से पीछे यानी मूर्धा होगा, फिर दंत होंगे, फिर बाहर निकल कर ओष्ठ आ जाएगा। तो ये क्रम है अंदर से बाहर की ओर। पाँचों आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इतना समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या सीखना है? अच्छा, इसी में हम लोग दो चीज़ें और सीख लेते हैं। एक चीज़ क्या कि आपने देखा होगा द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। अगर आप द्विगुण व्यंजन देखे जाएँ, द्विगुण व्यंजन होते हैं डा और ढा, नीचे बिंदी। अभी इनमें बिंदी नहीं लगाई थी, लेकिन इनमें बिंदी लगी हुई है ना। द्विगुण का मतलब होता है इसमें जीभ आराम से ऊपर जाती है और झटके से वापस आती है, तो ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो आप इनको उठाकर यहीं रख लो, यहाँ पर डा रख लो अंकी बिंदी, यहाँ पर रख लो ढा अंकी बिंदी। अब देखना, इनके नाम आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। जो स्पर्श व्यंजन में डा और ढा के गुण होते हैं वो द्विगुण के गुण होते हैं। अब देखना, ये दोनों कैसे बोले जाने वाले वर्ण हैं? मूर्धा, तो यहाँ पर लिख सकते हो मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं, है ना। आप देख सकते हो दोनों कैसे हैं, अघोष हैं कि सघोष हैं? तो दोनों सघोष में आ रहे हैं। देखो अंकी बिंदी डा और ढा है, दोनों सघोष में आ रहे हैं, तो ये सघोष हो जाएंगे। ठीक है, इसमें पहला वाला जो होगा अल्प प्राण हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। यानी इधर याद करने की जरूरत नहीं है, इनको आप वहाँ लिख कर वहीं भी याद, अगर याद कर लिया तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो द्विगुण लिखने की जरूरत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। द्विगुण तो लिख गया हमारा। अब आते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी? या, रा, ला और वा। ठीक है, या, रा, ला, वा। अंत्यस्थ व्यंजन 4 है। क्वेश्चन आता है परीक्षा में, अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? या, रा, ला, वा। अब आप इनको नाम याद रखने होंगे कि या का नाम कितना है, रा का नाम क्या है, ला का नाम क्या है, बा का नाम क्या है ना। पहले ये याद कर लेते हैं। ये दोनों जो होते हैं वो अर्धस्वर है, अर्धस्वर। अब अर्धस्वर क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि ये स्वरों से मिलकर बनते हैं। आप अगर संधि पढ़ेंगे तो संधि में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अर्धस्वर कैसे हैं। या जो बना है या, ई और आ से मिलकर बना है, याद रखना, ई और आ से मिलकर या बना है। अब छोटी ही बड़ी हो सकती है, छोटा बड़ा हो सकता है। वा जो है वा, यानी ऊ और आ से मिलकर बना है, कोई सा भी ऊ हो सकता है, छोटा बड़ा ऊ। ठीक है, यानी या जो है इया से मिलकर बना है, वा जो है तो उआ से मिलकर बना है ना, तो ऊ और आ, यानी इसीलिए या और वा आधे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके नाम देख लेते हैं। या जो है या ये तालु है। ठीक है, रा जो है इसे दंतमूल कह सकते हैं, दंतमूल, लेकिन इसका नाम जो है देखो, इसे कहते हैं लुंठित।
लुंठित, ठीक है, लुंठित वर्ण, इसे कहते हैं पार्श्व, पार्श्विक, पार्श्विक। जिसमें ला नहीं है, इन दोनों को नाम याद करने का तरीका है, इसमें ला नहीं तो इसे लुंठित कह दो, इसमें ला है तो इसे पार्श्व याद कर लो, ठीक है। लुंठित और पार्श्व बताऊंगा अभी क्या होता है। वा जो है वा, ये दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाला वर्ण है। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, इसे लुंठित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जीभ जो है लुढ़क के आती है, रा रा बोल के देखोगे तो जीभ ऐसा लग रहा है कि कंपन कर रही हो, लुढ़क सी रही हो, इसे लुंठित कहते हैं। और ला को पार्श्व इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ला बोलते हैं ला तो जीभ आगे को चिपक जाती है और हवा साइड से निकलती है, ठीक है, इसीलिए इसको पार्श्व वर्ण कहा गया है। याद रखना, इनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। अब आते हैं, देखना और भी टॉपिक याद करने के लिए इन सभी को देखना, इसमें कहीं सा आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए सघोष है, सघोष। अगर सा नहीं है तो सघोष है, और सघोष अगर होते हैं तो हवा कम निकलती है, हवा कम निकलती है तो कैसे प्राण होते हैं? अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण है। ये क्वेश्चन आता है कि यार अलावा में कौन सा अल्प प्राण, कौन सा महाप्राण? तो सभी अल्प प्राण हैं। क्यों है? क्योंकि सभी सघोष हैं, जिसमें सा नहीं होता है वो सघोष होता है। याद कर लो, ऐसे याद करना, इधर वाला याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे सीखते हैं ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन सी है? पहले तो आएगा कौन सा? शेर वाला सा, फिर षटकोण वाला सा, फिर सड़क वाला सा, और फिर हा, ठीक है। ये क्रम याद होना चाहिए आपको, पहले कौन सा सा, उसके बाद कौन सा सा याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब इनके भी नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले इधर वाली चीज़ याद कर लेते हैं, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण, और कौन सा सघोष सघोष है। देखना, ये सभी जो है बोलने में ऊष्मा की हानि हो रही है, ठीक है, यानी सभी कैसे हो जाएंगे? महाप्राण, महाप्राण सभी हो जाएंगे। क्यों सभी महाप्राण हो जाएंगे? क्योंकि सभी को बोलने में ऊष्मा की हानि होती है, और जब ज़्यादा बोलोगे तो हवा ज़्यादा निकल जाएगी, इसलिए महाप्राण कहलाएगा। इतना तो याद हुआ, ठीक है। अब सघोष सघोष कौन सा? ये देखना है, देखो जितने सा हैं वो सघोष नहीं होंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे? अघोष। और जो सा नहीं है वो सघोष हो जाएगा। याद करने का तरीका और कुछ नहीं है, आपको बहुत कुछ समय लगेगा याद करने में, शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। समझ में आया? क्योंकि इन्हें बोलने में ऊष्मा की हानि होती तो ज़्यादा हवा निकलेगी, मान लेते हैं कि ज़्यादा हवा निकली हो, ज़्यादा हवा निकली हो तो महाप्राण, ठीक। अब जितने सा हैं वो सघोष नहीं होंगे तो अघोष होंगे, रह गया हा, वो सघोष होगा। इधर कोई सा नहीं था तो सभी सघोष थे, और सभी सघोष थे तो फिर ऊष्मा कम निकलती, मतलब हवा कम निकलती है, इसलिए अल्प प्राण कहलाते हैं। आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपने सीखा, स्पर्श व्यंजन अच्छे सीख लिया, अंत्यस्थ व्यंजन सीखा, ऊष्म संघर्षी सीखा, द्विगुण व्यंजन सीख लिया, केवल कौन सा रह गया? संयुक्त व्यंजन। आगे चलते हैं, संयुक्त व्यंजन सीखते हैं हम लोग। अच्छा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये 4 जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये बनते किन से हैं? छा जो बनता है, अगर स्पेलिंग लिख के देखें तो KSH बनता है, क्षितिज, है ना। तो का प्लस षटकोण वाला सा, तो हलंत यहाँ पर का लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद त्रा जो है, तो ये तो बहुत अच्छे से आ गया, ता और रा। ज्ञा जो है जा और आ, ज्ञा आ होता है। उसके बाद सरा जो है शेर वाला सा हो जाएगा और हमारा रा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा ये छा जो है, कब के भी क्वेश्चन अभी जल्दी हाल ही में एक आया था कि छा जो है किस वर्ग के अंत में आता है, किस वर्ग के बाद आता है ना। तो आपने चौपतिया देखी होगी, का लाइन की, का बड़ा का, फिर की, बड़ी की, ऐसे करके लिखते हैं, तो सबसे लास्ट में बनता है जाकर छा। यानी छा जो है किस वर्ग में आता है? का वर्ग में, का वर्ग के अंत में आता है। ऐसे त्रा जो है वो ता वर्ग के अंत में आता है, ज्ञा जो है जा वर्ग के अंत में आता है, सरा जो है वो सा वर्ग के अंत में आता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आए अच्छे से? तो ये स्वतंत्र रूप है। इसके बाद ये एक और अक्षर है, उसके बाद अगर इसको तोड़ें तो हम और भी तोड़ सकते हैं। जैसे छा जो था
संस्कृत के हिसाब से तोड़ें तो हलंत वाला का, हलंत वाला षटकोण वाला सा और फिर आ में टूटेगा, ऐसे करके तोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो शब्दों को तोड़ने वाला क्रम आता है, जिसको मैं आगे के वीडियो में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, जब मैं आपको छंद पढ़ाऊंगा वहाँ ये चीज़ें आपके काम आएंगी और सिखाना भी पड़ेगा मुझे आपको। फ़िलहाल तो आपको याद रखना है कि जितने भी व्यंजन होते हैं वो 1.5 मात्रा रखते हैं, 1.5 मात्रा रखते हैं या 2 मात्रा, 2 मात्रा नहीं, फिलहाल तो 1.5 मात्रा तो रखते हैं, तो मैं जानता हूँ। क्योंकि इसकी तो पूरी 1 मात्रा होगी और जो हलंत रूप हो जाता है उसकी आधी मात्रा होती है, इतना तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, हलंत रूप की आधी मात्रा और बाकी स्वर की 1 मात्रा या 2 मात्राएं। ठीक है, तो ये आपको आगे चल के बताऊंगा, छंद में ये यूज़ होगा, ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। तो याद रखना कि व्यंजन में जो हलंत रूप होता है उसकी आधी मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको कुछ और पॉइंट सीखने हैं, जैसे सीखना होगा अंग्रेजी वर्ण कौन से होते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जिन वर्णों पे आधा चांद लगा होगा वो अंग्रेजी वर्ण होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगत ध्वनियाँ, यानी अरबी फारसी वर्ण, अरबी फारसी या आगत। आगत होता है मतलब नवीन ध्वनियाँ जो नई बनाई जाती, विदेशी ध्वनियाँ समझ कह सकते हैं हम लोग। तो अरबी फारसी या फिर आगत ध्वनियाँ कौन सी होती, जिनके नीचे तल बिंदु लगा होता है, जैसे का है, आ है, जा है, फा है, का, आ का, ज, खा, फा, ये जो ध्वनियाँ हैं ये आगत ध्वनियाँ होती हैं, या इन्हें अरबी फारसी कहते हैं। जिनके नीचे तल बिंदु लगा होता है वो अरबी फारसी वर्ण ध्वनियाँ कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक पॉइंट और सीखना है कि कौन से ऐसे वर्ण हैं जो सार्थक शब्द के प्रारंभ में यूज़ नहीं होते हैं। तो कौन कौन से नहीं होते हैं, एक इंग्या नहीं होता है, एक उवा नहीं होता है, एक अणा नहीं होता है, और एक ये वाला डा और ये द्विगुण वाले दो, ये दोनों, ये पांच ऐसे वर्ण हैं जो किसी सार्थक शब्द के शुरुआत में कभी नहीं लगे होंगे। ये केवल शब्द को पूर्ण करने के लिए या तो बीच में या लास्ट में लगते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं ढक्कन, तो क्या आप ढक्कन ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ये गलत लिखा हुआ है। ढक्कन अगर लिखेंगे तो आपको पॉइंट नहीं लगाना होगा। ठीक है, अब ये सड़क है, क्या आप सड़क ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये सड़क बनाने के लिए आपको ये ऐसे सड़क लिखना होगा, है ना। तो ये याद रखना, ये सारे पांचों वर्ण जो हैं शुरुआत में कभी नहीं आते हैं, बीच में या लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो वर्ण आपने सीख लिए, वर्ण में स्वर आपने सीख लिया, व्यंजन आपने सीख लिया। आगे चलकर आपको अगला वीडियो अगर मिलेगा उसमें आपको संधियाँ पढ़ाई जाएंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।